देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है द पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन दैट मेक इट्स वे टुवार्ड्स एक्सट्रीम चैनल लेक और ओशियन एज फ्लो लेक और ओशियन एज सरफेस फ्लो इज रेफर्ड एज। कहता है कि प्रेसिपिटेशन का कुछ पार्ट, पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेशन का कुछ पार्ट, पूरा नहीं, जो एक्सट्रीम बह करके एक्सट्रीम में मिल जाता है, किसी धारा में मिल जाता है या किसी ओशियन में मिल जाता है। और कहां मिलने के लिए कह रहा है? लेक में, मतलब नहर में या और कहीं भी। अब यहां पर कंसेप्चुअल चीज है। ऑप्शन दिया हुआ है ड्रेन फ्लो, सरफेस फ्लो, रन ऑफ और ड्रेनेज कोफिशिएंट। तो आप ड्रेन फ्लो तो छांट दे सकते हैं, ड्रेनेज कोफिशिएंट को भी हटा दे सकते हैं, लेकिन सरफेस फ्लो होगा कि रन ऑफ होगा, क्या होगा? तो यहां पर कंसेप्ट है। सरफेस फ्लो क्या है कि रन ऑफ का ही एक टाइप है। सरफेस फ्लो इज ए टाइप ऑफ रन ऑफ, लिखा हुआ है। रन ऑफ तीन तरह के होते हैं, एक तो सरफेस फ्लो और दूसरा इंटर फ्लो और तीसरा बेस फ्लो। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि सरफेस के ऊपर ऊपर बह करके और चला गया ओशियन में। क्वेश्चन में कह रहा है द पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट मेक इट्स वे टुवार्ड्स एक्सट्रीम चैनल, टुवार्ड्स एक्सट्रीम चैनल और लेक्स और ओशियन। तीन चीज में, या तो एक्सट्रीम चैनल या लेक या ओशियन, तीन चीज में जाकर के मिल जाता है। अब कैसे मिल रहा है? सरफेस के ऊपर ऊपर बह के मिल रहा है कि सरफेस के थोड़ा नीचे जाकर के मिल रहा है, सरफेस के थोड़ा नीचे चला गया और बह करके जाकर के गंगा नदी में मिल गया। या ग्राउंड वाटर, बिल्कुल धरती के जहां का पानी हम निकाल के पीते हैं वहां पर चला गया और फिर वहां से बह करके उसका मोशन कहीं जाकर के नदी में या ओशियन में या महासागर में जाके मिला हो। कहने का मतलब है कि कुछ पार्ट सरफेस पर आता है और डायरेक्ट ऊपर बढ़ने लगता है, कुछ थोड़ा नीचे आता है और जाकर के किसी इस टाइप के छोटे चैनल में मिल जाता है, एक्सट्रीम में चैनल में मिल जाता है, कुछ बहुत नीचे आ जाता है ग्राउंड फ्लो में और फिर जाकर के बह करके किसी सागर में, महासागर में या ओशियन में मिल जाता है। ये तीनों रन ऑफ है, लेकिन इसको कहते हैं सरफेस फ्लो, इसको कहते हैं इंटर फ्लो और इसको कहते हैं बेस फ्लो। अब बताइए, आप एक क्वेश्चन में कहीं ये स्पेसिफाई किया है कि सबसे ऊपर से ही बह के, सरफेस पर से ही बह के चला जा रहा है, कि थोड़ा नीचे आकर के चला जा रहा है, कि ग्राउंड वाटर में आकर के चला जा रहा है? जब स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरफेस फ्लो है? ये सिर्फ यही कहा है कि आया है और वर्षा का कुछ हिस्सा जाकर के ओशियन में मिल गया, तो आंसर हो जाएगा रन ऑफ। अगर ऊपर ऊपर बह के मिल जाता तो हो जाता है आंसर सरफेस फ्लो। ड्रेन फ्लो क्या है? तो ड्रेन फ्लो होता है जब हम कोई ड्रेनेज चैनल बनाते हैं, हम अपने कृत्रिम आर्टिफिशियली, कि रन ऑफ ना हो, इरोजन ना हो, आराम से ऐसे ऐसे पानी आए और मुड़ मुड़ करके कहीं चला जाए, उसको कहते हैं ड्रेन फ्लो। ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या है? तो याद रख लीजिए, ड्रेनेज कोफिशिएंट में कभी एरिया नहीं आता, एरिया का पैमाना नहीं आएगा। ये आएगा कि दिए हुए एरिया से, चाहे वो एरिया 5 हेक्टेयर हो, 50 हेक्टेयर हो, 2 हो, 5 हो, 25 हो, 24 हो, 20 हो, कुछ भी। लेकिन एक चीज आता है, 24 घंटे में किसी एरिया से जो जितना पानी निकाल दिया जाता है, जितना जितना कितना लीटर में, किसमें नहीं, गहराई में। अब मान लीजिए ड्रेनेज कोफिशिएंट किसको कहते हैं?
ये धरती का सरफेस है, यहां तक तो रूट जोन आता है। ये जो लेवल है, जो हम क्रॉप होते हैं, तो किसी क्रॉप का रूट इतना गहरा, किसी का इतना गहरा, किसी का इतना गहरा। अब इस रूट जोन में ज्यादा पानी नहीं रहना चाहिए, अगर ज्यादा है तो उसको निकालते हैं। ऐसा डिच बना देते हैं, डिच या ड्रेन, इसमें पानी रिसने लगता है। इधर वाला एक्स्ट्रा पानी इधर का बीच में आ जाएगा, इधर का बीच में आ जाएगा। अब जब एक्स्ट्रा पानी इसमें आकर के कहीं बह जाएगा, इसको स्लोपी बनाते हैं, बह जाएगा, तो इसका लेवल अगर पहले ए था, पहले लेवल ए था, तो बहने के बाद कितना हो जाएगा, कुछ कम होगा ना। 24 घंटे में मान लीजिए कितना कम हो गया, और ये है 2 सेंटीमीटर, तो कहेंगे कि ड्रेनेज कोएफिशिएंट 2 सेंटीमीटर है। 24 घंटे में, ये नहीं कि 48 या 12 घंटा, 24 घंटे में डिच के द्वारा जितना पानी खींच लिया गया, खींच करके जितना लेवल को कम किया गया, यहां से कम करके यहां लाया गया। ठीक है, आ गया बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 82, देखिए, कहता है कि फिक्सिंग ऑफ इरिगेशन फॉर ईच शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब जितने किसान हैं। अगर किसी नहर से पानी जा रहा है तो नहर के दोनों साइड में किसान होंगे। शेयर होल्डर का मतलब हर किसान का कितना शेयर बनता है, कितना हिस्सा बनता है। अगर किसी किसान के पास 2 बीघे जमीन है तो उसको कम ही टाइम पानी दिया जाएगा, किसी के पास 5 बीघे है तो ज्यादा टाइम दिया जाएगा, उसी हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप नहर के ज्यादा नजदीक हैं तो आपके बाप का नहर हो गया, आप पूरा का पूरा पानी ले लेंगे, जाने ही नहीं देंगे आगे, जितनी मर्जी होगी उतनी लेंगे, और कोई बेचारा नहर के लास्ट एंड पर है, उसको पानी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। पहले लोग दादागिरी करते थे हर जगह, जो नहर पहले पड़ रही है उस गांव के लोग नहर ही काट दिए, अपने खेत में पानी बहा ले गए या रोक दिए पानी को। ऐसा नहीं, तो इसके लिए इंडो गंगेटिक प्लेन में, मतलब नॉर्थ इंडिया में, आप समझ लीजिए नॉर्थ इंडिया में, एक पंजाबी वर्ड है वाराबंदी या बाराबंदी या औरसाबंदी। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अब कहीं लिखा नहीं मिलता इकट्ठा कि वाराबंदी को बाराबंदी भी कहते हैं और इसको औरसाबंदी भी कहते हैं। तीनों एक नाम है, और एक और अलग नाम है सेजापल्ली। बस यही 4 नाम आपको मिलेंगे देखने को, लेकिन कहीं ये नहीं मिलेगा कि ये तीनों एक है, लेकिन ये तीनों एक ही नाम है, रीजन के हिसाब से अलग अलग पड़ गया, एक ही प्रोग्राम है। तो ये सिस्टम चलाया गया इसलिए कि नहर के नजदीक वाले लोग ज्यादा पानी ले लेते थे, तो जो टेल एंड पर जो आदमी है, जो सबसे लास्ट वाले छोर पर है, उसको मिलता ही नहीं था। तो नहीं, फिक्सिंग ऑफ इरिगेशन को फिक्स करना फॉर ईच शेयर होल्डर, जितने भी किसान हैं, ऑफ एन आउटलेट, किसी नहर के आउटलेट पर जहां से आप पानी ले सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हिज साइज होल्डिंग मतलब कितने एकड़ जमीन है आपके पास। 1 एकड़ है, अगर आपको 2 घंटे पानी मिला तो 2 एकड़ वाले को 2 घंटे मिलेगा, 3 एकड़ वाले को 3 घंटे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया आपका कि औरसाबंदी क्या है। वाराबंदी को बाराबंदी भी कहते हैं, औरसाबंदी भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है हमेशा इंडो गैंगेटिक प्लेन के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ के लिए किया गया, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट ही। दूसरा सेजापल्ली सिस्टम, जो यहाँ हम नहीं लिखे हैं लेकिन होता है, वो होता है महाराष्ट्र कर्नाटका के इलाके में। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में जो इरिगेशन सिस्टम चला उसको सेजापल्ली कहते हैं। उसका भी मकसद ऐसे ही है, यही काम करना, इक्विटी करना, इस शेयर होल्डर को बराबर पानी देना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन राइज होता है वो होता है कि ये जो बाराबंदी सिस्टम है इसका काम क्या है। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका मकसद है, इस सिस्टम का मकसद है इक्विटी,
मतलब बराबर पानी देना। बराबर ही नहीं कि सबको बराबर नहीं, उनके जमीन के हिसाब से बराबर, जितने उनके पास जमीन का हिस्सा है उस हिसाब से बराबर मिलेगा, चाहे वो नहर के सबसे लास्ट वाले छोर पे बसते हो या शुरुआत में ही बसते हो। नदी से नहर निकाला गया और नहर है 50 किलोमीटर लंबा, कोई तो 1 ही किलोमीटर पर है, कोई 50वें किलोमीटर पर है, तो सबको, इच शेयर होल्डर को बराबर पानी देना किस अपने जमीन के हिसाब से, ये उसका मकसद है। सेजापल्ली महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, उसका भी उधर यही मकसद है। और ये वाला सिस्टम हमारे यहाँ है यूपी, बिहार, राजस्थान, जितने भी हिंदी वाले क्षेत्र हैं, और खास करके गंगा बेल्ट, गंगा नदी से जो नहर निकाला जाता है उसके लिए। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकसद क्या है, एम क्या है इस सिस्टम का। तो मकसद है हमेशा इक्विटी, याद रखिए इक्विटी आएगा, और मकसद है वाटर यूज इफिशियंसी, वाटर का बढ़िया से बढ़िया इफिशियंट यूज हो। दो मकसद हो गया, तो दो क्वेश्चन हो और एक तीसरा क्वेश्चन। आपको इरिगेशन शेयर बताने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं, बेवजह लिख दिया। इरिगेशन शेड्यूलिंग किसको कहते हैं? तो आज इरिगेशन दिए, फिर कितने दिन के बाद देंगे और कितना देंगे, इरिगेशन शेड्यूलिंग उसी को कहते हैं कि आज इरिगेशन दिए, कितना गहरा पानी दिए, अब अगर आज दे दिए तो फिर कितने दिन के बाद पानी देंगे ये निकालना, 5 दिन के बाद देंगे, 10 दिन के, ये बताना, और उसके बाद अगर अगली बार देंगे तो फिर कितना गहरा पानी देंगे ये बताना। यही काम है इरिगेशन शेड्यूलिंग का। इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब यही होता है। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जैसे आप पढ़े हैं, हमेशा पूछा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया है, इसलिए फिर बोलूंगा 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट 8 मिनट, इसलिए यहाँ नहीं बोलूंगा। तो एक क्वेश्चन भी आपका सपोज मैं मानता हूँ क्लियर हो गया पूरी तरह से, और कुछ तो इसमें है नहीं। हाँ, नेशनल वाटर पॉलिसी पूछ देता है, नेशनल वाटर पॉलिसी। ये नेशनल वाटर पॉलिसी के तहत ये सिस्टम चलाया गया। नेशनल वाटर पॉलिसी 1987 में लागू हुआ था, उसके बाद 2002 में उसका रिवीजन हुआ, और उसके बाद फिर 2012 में उसका रिवीजन हुआ। आपके ऑप्शन में 1987 भी रहेगा, 2002 भी रहेगा, 2012 भी रहेगा। आप आंख बंद करके 1987 मारेंगे, क्योंकि पहली बार तभी बना था 1987 में, फिर बार तो रिवीजन हुआ ओनली, और नेशनल वाटर पॉलिसी के तहत ये सब प्रोग्राम चलाए गए थे। तो आपको यहां से पता चल गया 4 क्वेश्चन, एक तो एक खुद, दूसरा इसका मकसद क्या है बाराबंदी सिस्टम का, तो इक्विटी और हाई वाटर यूज इफिशियंसी, तीसरा कि नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू किया गया था 1987 में। तो 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाएगा, चाहे एई हो, जेआरएफ हो, एसआरएफ हो, नेट हो, हमेशा ये 4 पूछता ही है, इसलिए 4 मेरे दिमाग में बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 तो हो गया। 83 तो देखिए ऐसे ही बोल दे रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। कहता है द इफिशियंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप कंपेयर टू दैट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप टू हैंडल ए स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई हेड। रेसिप्रोकेटिंग पंप का सेंट्रीफ्यूगल पंप के तुलना में इफिशियंसी ज्यादा होता है कि कम? इस हाथ में रेसिप्रोकेटिंग पंप, इस हाथ में सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब बताइए इसका इफिशियंसी ज्यादा है कि कम इसके तुलना में? तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको डिस्चार्ज और हेड दोनों पता होना चाहिए। अलग अलग डिस्चार्ज, अलग अलग हेड के लिए इफिशियंसी वेरी कर जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, पंप का जब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पढ़ेंगे ना, कभी बताएंगे बढ़िया से डिटेल से, जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि हायर हेड एंड लोअर डिस्चार्ज, स्मॉल डिस्चार्ज के लिए अगर हमें कम पानी चाहिए लेकिन ज्यादा नीचे से पानी उठाना है, हमें कम पानी चाहिए लेकिन ज्यादा गहराई से उठाना है पानी ज्यादा नीचे पर अवेलेबल है, तो उस केस में हम कौन सा पंप लगाएं, रेसिप्रोकेटिंग की सेंट्रीफ्यूगल? तो आंसर होगा रेसिप्रोकेटिंग, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग का इफिशियंसी ज्यादा होता है इस केस में, स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड के केस में। ऐसे तो होता है कम रेसिप्रोकेटिंग का। याद रखिए, अगर नॉर्मल पूछा जाए कि किसका इफिशियंसी ज्यादा होता है तो सेंट्रीफ्यूगल का इफिशियंसी ज्यादा होता है। अगर कुछ न टर्म कंडीशन कुछ न दे तब, लेकिन यहाँ पर दे दिया है टर्म कंडीशन, तो इस टर्म कंडीशन में रेसिप्रोकेटिंग का इफिशियंसी ज्यादा होगा, सेंट्रीफ्यूगल का कम होगा।
लेकिन साधारण भाषा में आम बोलचाल में कंडीशन अगर नॉर्मल रहे, हाई हेड ना होकर के लो हेड हो जाए और डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो सेंट्रीफ्यूगल का ज़्यादा हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है थिसिन पॉलीगॉन मेथड इज यूज्ड। थिसिन पॉलीगॉन मेथड, 3 तरह के मेथड है, एक आइसोहाइटल मेथड और एक थिसिन पॉलीगॉन मेथड, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन मेथड, फिर थिसिन पॉलीगॉन मेथड और फिर आइसोहाइटल मीन मेथड। ये तीनों मेथड हमेशा रेन प्रेसिपिटेशन को बताते हैं। तो क्वेश्चन में दूसरा वाला दिया है थिसिन पॉलीगॉन मेथड, THIESS। ये जो मेथड है, ये मेथड कहता है कि कब यूज किया जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। कहता है टू फाइंड आउट द ग्राउंड वाटर स्टोरेज, ग्राउंड वाटर जो नीचे पानी, धरती के नीचे जो पानी स्टोर है उसको पता करने के लिए। तो नहीं, उसको पता करने के लिए तो हमने कोई मेथड ही नहीं पढ़ा होगा। जियो हाइड्रोलॉजी में, जियोलॉजी में सिविल वाले का स्पेशलाइजेशन उनमें हो सकता है पढ़ना हो, हमारे में तो एग्रीकल्चर में तो नहीं पढ़ना है। टू आइडेंटिफाई द चेंज इन सरफेस स्टोरेज, ये भी हमने नहीं पढ़ा। चेंज इन सरफेस स्टोरेज, सरफेस में कितना पानी है, इसलिए कोई मेथड हमने नहीं पढ़ा। या हो सकता है कि इनफ्लो आउटफ्लो मेथड हो हाइड्रोलॉजी में, लेकिन कोई इसका यूज नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा। तीसरा नंबर है ऑप्शन टू फाइंड आउट एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ओवर द बेसिन। किसी बेसिन के ऊपर, बेसिन मतलब नदी, समुद्र, महासागर, इसके ऊपर वर्षा होने से कितना लेवल इसका बढ़ गया। मान लीजिए अभी लेवल 1, वर्षा होने के कारण लेवल इतना बढ़ गया। ये लेवल कितना बढ़ा ऊपर, इसके लिए 3 मेथड है। थिसिन पॉलीगॉन जो क्वेश्चन में दे रहा है वो इसके लिए है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन मेथड और आइसोहाइटल मेथड। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देता है आइसोहाइटल मेथड और सबसे कम एक्यूरेसी अर्थमेटिक मीन मेथड। लेकिन आइसोहाइटल के यूज के लिए करने के लिए शायद कंप्यूटर की जरूरत पड़ता, ज़्यादा टेक्निक की जरूरत पड़ता है, इसलिए उसको यूज नहीं करते। ठीक है, अब कौन सा हो गया, 84 हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन को लिख देते हैं, वहां लिखने के बाद देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है ए स्टेडी स्टेट वाटर फ्लो कंडीशन एग्जिस्ट मतलब बनना, दिखना, रियल में होना। स्टेडी स्टेट वाटर फ्लो कंडीशन। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि आप पानी ले रहे हैं किसी वेल से, किसी ट्यूबवेल से या ओपन वेल से। आप पानी पहले लेंगे तो देखेंगे कि वेल का पानी जो है, वेल के पानी का जो लेवल है वो नीचे आएगा। ठीक है, आप पानी ले रहे हैं तो उसका लेयर तो घटेगा ना, घटेगा, नीचे जाएगा। लेकिन आप लेते रहेंगे वो नीचे जाते रहेगा। आप जितना पानी लेंगे उतना ही नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। एक समय के बाद, 1 घंटे के बाद, अब यहां पर हमको हालांकि लिख देना चाहिए था, कन्फाइंड एक्यूफर में जो टाइम है, अनकन्फाइंड में टाइम है और सेमी कन्फाइंड में, तीनों में टाइम लिमिट है। शायद 20 से 40 घंटा, 20 घंटा, ऐसा कुछ है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मुझसे मिस्टेक हो गया। यहीं पर बताना चाहिए था कि स्टेडी स्टेट कंडीशन कब आता है, कितने समय में आता है। अलग अलग तरह के एक्यूफर में वेल होते हैं, कन्फाइंड, अनकन्फाइंड, सेमी कन्फाइंड, और तीनों के केस में स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए टाइम फिक्स बताया गया है कि इतने से इतने घंटे में आ जाएगा स्टेडी स्टेट। लेकिन अभी हमारे दिमाग में बात आ रहा है, उस समय नहीं आया था। लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है, एक में 20 घंटा होता है, एक में 20 से 40 घंटा होता है और एक में शायद पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो
स्टडी स्टेट का मतलब यही होता है। ये आपका वेल है, पानी है, यहां से आप पानी ले रहे हैं, ये लेवल यहां था पहले, आप पानी लेंगे तो ये लेवल यहां आ जाएगा। इतना नीचे आ गया, आप पानी ले ही रहे हो अभी तक, तो क्या और नीचे आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आता नहीं है। आप ज्यादा मत लीजिए, नॉर्मल पानी लेते रहिए, तो यहां पर आके फिक्स हो जाएगा। आप पानी लेते रहिएगा, लेकिन लेवल इससे नीचे नहीं घटेगा। इस अवस्था को कहते हैं स्टेडी स्टेट। इससे नीचे इसलिए नहीं आता है कि ऊपर से पानी यहां से आ रहा है, पानी आ रहा है, ज्यादा नीचे हो गया तो ज्यादा पानी इसमें आने लगेगा, आप जितना निकाल रहे हैं उतना आने लगेगा, तो इसको स्टेडी स्टेट। जितना आउटगोइंग उतना इनकमिंग। तो बाकी के ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर पहले दूसरे तीसरे थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था। चौथे नंबर ऑप्शन में है द वाटर लेवल इन द वेल सीज टू डिक्लाइन। सीज कर जाना मतलब बंद कर जाना, रुक जाना। डिक्लाइन मतलब घटना, डिक्लाइन मतलब कम होना, मतलब कम होना रुक जाता है, कम होना रुक जाता है, तो इसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट। पहला नंबर ऑप्शन था द वाटर लेवल रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कोई रिवैलेंट ऑप्शन है ही नहीं कि जिसकी चर्चा करने की जरूरत है, यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ गया, कोई मतलब नहीं है। द वाटर लेवल ड्रॉप एट द पंपिंग इज कंटिन्यू, मतलब पंपिंग कंटिन्यू होते रहेगा तो वाटर लेवल ड्रॉप होते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना पानी ले रहे हैं। अगर उसे कैपेसिटी से कम ही ले रहे हैं तो क्यों ड्रॉप करेगा? नहीं ड्रॉप करेगा। कैपेसिटी से ज्यादा ले रहे हैं तो ड्रॉप करेगा। तीसरा नंबर है द वाटर लेवल फर्स्ट ड्रॉप, पहले तो वाटर लेवल नीचे जाता है, आप तो लगातार पानी ले रहे हैं, 2 घंटे तक पानी लिए आप, मान लीजिए, तो 1 घंटे तक तो वाटर लेवल नीचे गया, उसके बाद कहता है एंड देन राइज, और अगले घंटे में राइज करेगा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता, मतलब अगर ऐसा हो रहा है, होता तो नहीं है, लेकिन अगर हो भी रहा है तो क्या उसको स्टेडी स्टेट कहेंगे क्या? नहीं, स्टेडी स्टेट तो इस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 86 शायद टाइम हो गया है, अगले वीडियो में देखते हैं।